नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत में आपका स्वागत है। इलेक्शन यात्रा वाराणसी पहुंची हुई है और आपको मालूम है कि अब इलेक्शन का कारवां आखिरी चरण में जहां पहुंच रहा है वहां 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान है। लेकिन इस अखाड़े में जो सबसे बड़ा अखाड़ा है वो है वाराणसी का अखाड़ा। इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर इस चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, वहां ये वाराणसी से ही सारा संदेश जा रहा है कि पूर्वांचल में क्या होने वाला है। यहाँ की जनता सांसद नहीं चुनती, प्रधानमंत्री चुनती है। और इसीलिए देखिए, कहते हैं लस्सी गर्मी के दिनों में आपको लू से भी बचाती है, दिमाग भी ठंडा रखती है। यहाँ की लस्सी आप जानते हैं वाराणसी की वर्ल्ड फेमस है। और ये लस्सी जिसमें ऊपर से मलाई की टॉपिंग होती है, क्या पूर्वांचल की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की इस मीठी लस्सी में टॉपिंग का काम करने वाली है? लस्सी को लेकर दोनों तरह की बातें होती हैं। लस्सी जहां एक तरफ दही के, चीनी के, बर्फ के, कई सारी चीजों के एक सार हो जाने का नाम होता है, वहीं असल में अगर आप देखिए तो काम बिगड़ जाने पर यह भी कहा जाता है, अरे यार तूने लस्सी फैला दी। किसकी लस्सी फैलने वाली है और किसकी लस्सी में मलाई के साथ रबड़ी का रंग जमने वाला है, आज इलेक्शन यात्रा में आप देखेंगे। हम आपको मेहमानों के पास ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक लस्सी जरा हो जाए और उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा आपका कराता हूं। पहले आपको जरा जल्दी से ये रिपोर्ट दिखाता हूं। अब 7वें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है। अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी रण में 57 सीटों पर घमासान होना है। बीजेपी के टारगेट पर पूर्वांचल की वो 13 सीटें हैं जिसमें इसी चरण में मतदान होना है। 1 जून को होने वाले मतदान के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर हर मुद्दे पर हमलावर है। बीजेपी राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, मिट्टी में माफिया, मुस्लिम आरक्षण, संविधान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो ये राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश करेंगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए। ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे शाहबानो का फैसला पलटा, वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ इशारा कर दिया कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे उधर भी। अखिलेश यादव बीजेपी के नंबर गेम में फंसते दिख रहे हैं। अखिलेश और इंडी गठबंधन बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को 7वें चरण में जनता 7 समंदर पार कर देगी। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे,
वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे। का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूर्वांचल का चुनाव है तो माफिया राज की बात तो होगी। बीजेपी इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन पर जबरदस्त प्रहार कर रही है और कह रही है कि उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया। उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था। उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। 4 जून ऐतिहासिक दिन तो होगा ही होगा। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। ऐसे में जनता के दिल में क्या है? पूर्वांचल की लड़ाई का सेंटर है काशी और टाइम्स ऑफ नवभारत की इलेक्शन यात्रा भी मौजूद है बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में। बीजेपी अब काशी से आखिरी चरण के इम्तिहान को साध रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज काशी की धरती पर हैं और आगे 2-3 दिन काशी में जमावड़ा लगने वाला है। तो अखिलेश और राहुल भी कल काशी में होंगे, लेकिन जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी? 4 जून को जनता किसे पास और किसे फेल साबित करेगी? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। जनता के बीच में आज ऑडियंस में पहुंचे हुए हैं स्वामी जी, और वो कह रहे हैं कि स्वस्थ नेतृत्व और प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा के लिए मैं ये शंखनाद कर रहा हूं। तो ये शंखनाद जो कह रहा है, उसके नाद में क्या छुपा हुआ है? किसके लिए ये विजय का नाद है और किसके लिए ये चेतावनी वाला नाद? इस पर हम करेंगे चर्चा। वाराणसी में हम मौजूद, गौरव यहाँ वाराणसी की जय जयकार कर रहे हैं तब जबकि हम वरुणा के तट पर बैठे हुए हैं। वरुणा और असी, इन दोनों नदियों, एक उत्तर से आकर गंगा जी में मिलती हैं, एक दक्षिण से आकर गंगा जी में मिलती हैं, और इसीलिए इस जगह का नाम वाराणसी है। वाराणसी के प्रबुद्ध जन, यहाँ के लोग 41 डिग्री के इस टेम्परेचर में भी, देखिए बहते पसीने में भी आप लोगों से वार्ता के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, सबसे बड़े पर्व पर अपनी बात कहने के लिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये लोकसभा चुनाव, और उसमें अपनी बात कहने के लिए देखिए तमाम दुश्वारियों के बावजूद यहाँ मौजूद। और एक माता जी वहां बैठी है, कहती है इस बार तो हमको गर्मी लगी नहीं रही है। क्यों कह रही है वो ऐसा, ये भी हम जानेंगे। लेकिन एक बार यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ की जनता के लिए तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। हर हर महादेव। महादेव। कैसा लग रहा है गौरव? आप तो पूरी इलेक्शन यात्रा में रहे, लेकिन वाराणसी का क्या भाव है? बिल्कुल सर, है विश्वनाथ बाबा सबसे बड़ा प्रतापी, वाराणसी है जिसका उसका ही ज्ञान वापी, उसका ही ज्ञान वापी। हम उसका कर्ज साथ ये देकर चुकाएंगे, मंदिर जहाँ था फिर वही मंदिर बनाएंगे। लेकिन गौरव जो ये कह रहे हैं, कई लोग कह सकते हैं कि आप तो इलेक्शन के दौर में ऐसा गीत क्यों सुना रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पर आपत्ति भी हो सकती है। वो तो शुक्र है कि हमारे साथ जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने अभी तक ये कहना गवारा नहीं किया। हमारे साथ रोशनी जायसवाल हैं, इधर दिखाई दे रही हैं आपको, कांग्रेस की तरफ से आज इस चर्चा में हिस्सा लेने वाली हैं। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं। राजीव श्रीवास्तव जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समसामयिक घटनाओं पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, बीएचयू में स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, और आध्यात्म में भी उनकी गहरी रुचि, उनकी वेशभूषा से आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ तो वाराणसी में शंकर हर एक कंकर में है और हर एक व्यक्ति यहाँ आध्यात्मिक रुझान रखता है। और ऐसे में साधना वेदांती जी क्या कहती हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका परिचय इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आखिरी फेज में पूर्वांचल में चुनाव हो रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है और आज आप हमारे साथ यहां चर्चा में खड़े हुए हैं। इधर से कहा जा रहा है कि माफियाओं को इन्होंने पनपाया, हमने मिट्टी में मिलाया। उधर से कहा जा रहा है कि ये 7 समंदर पार मिलेंगे 7वें चरण के बाद। आपकी राय के साथ शुरुआत करूंगा। जनता इसका जवाब देगी। 1 जून नजदीक आ रहा है और सब जनता को पता है कि जब से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी से केंद्र में बैठे हैं, उन्होंने जब उन्होंने अपने ठान लिया है, हर चीज जो है वो करके दिखाया है। योगी जी ने कहा कि यहाँ पे हम लोग गुंडागर्दी हटाएंगे, तो उन्होंने हटाया है और गुंडों को जेल में भेजा है या तो वो सीधे ऊपर चले गए। तो पूर्वांचल में कुल मिलाकर माफियाओं को पनपाने वाले या माफियाओं को समाप्त करने वाले, क्या इसी विषय के इर्द गिर्द पूरी बात घूम रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी विद अ डिफरेंस दिखाई देती है? राजीव जी, देखिए, माफियाओं का जो मसला है वो एक बहुत सूक्ष्म मसला है। जनता हमेशा से विकास देखना चाहती है, धर्म देखना चाहती है, अपनी जिंदगी बचाना चाहती है। उसके लिए राष्ट्रवाद यही है कि उसको 2 रोटी ठीक से मिल जाए, अपनी संस्कृति पर वो पालन कर सके। तो धर्म और संस्कृति के साथ 2 रोटी और संकट के समय में कोई उसकी मदद कर दे। तो हमें तो जो हमने भ्रमण करके देखा है कि जितने लोग हमसे मिले तो उन्होंने एक चीज की जरूर चर्चा की और वो चर्चा थी आयुष्मान कार्ड की। कि हम हॉस्पिटल में जाते थे तो डॉक्टर कहता था पैसा लाओ और जमीन बेचनी पड़ती थी, तो जमीन बिकी नहीं और उसका इलाज हो गया। धर्म और संस्कृति की जहां तक बात थी तो रामलला प्रतिस्थापित हुए। तो इससे हर व्यक्ति के दिल में, मुसलमान भी ये कह रहा है कि जब से रामलला आए हैं कम से कम इस बात का भय नहीं है कि अब हमें फिर मस्जिद से निकलने के बाद दंगा होगा या मंदिर से निकलने के बाद दंगा होगा। ये जो आम जनता की बात है, भाई पॉलिटिकल पार्टी से आप पूछ लीजिए क्या करना है, लेकिन हम जो सामान्य लोग कहते हैं वो हम जानते हैं। जहां तक कि मुसलमानों की बात है, हमारा हिंदू मुसलमानों में डायलॉग होता है, तो मुसलमान चाहते हैं कि ये दूरी खत्म हो। लेकिन अगर कोई आदमी ललकारता रहे कि नहीं साहब हम हिंदुओं से लड़ेंगे या मुसलमानों से लड़ेंगे, तो अब ये माहौल बदलने लगा। तो राजीव जी की बात से एक बात स्पष्ट होती है कि हिंदू और मुसलमान चाहते हैं हम साथ में मिलकर रहें। अगर मंदिर बनने के बाद से मुसलमान और खुश है कि कम से कम वो जो दूरियां थी वो और पट गई, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूरियां पाटने के लिए काम कर रही है। तो फिर दूरियां बढ़ाने के लिए काम किसने किया है? रोशनी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दूरियां बढ़ाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले तो ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में रोजगार। अभी आयुष्मान कार्ड का जिक्र हुआ, वो मंदिर वालों को भी फायदा देता है, मस्जिद वाले को भी फायदा देता है। मैं अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी इस देश की जनता को, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिटा भाजपा की सरकार में। जब जब युवा रोजगार मांगने गया है तो उसे लाठियां बरसाई गई हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोशनी, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने लैला का उदाहरण दिया, लेकिन वोटर फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए, वोटर्स को इस बार मोदी जी अपनी लड़खड़ाती जुबान से बहका रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई और इंडिया गठबंधन की सरकार जीत गई तो आपसे आपका पानी छीन लिया जाएगा, बिजली छीन ली जाएगी, आपकी भैंसें छीन ली जाएंगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो ये डराया जा रहा है मोदी जी की तरफ से देश की जनता को। ऐसे उल जुलूल भाषण से क्या एक सेकंड, इसका जवाब तुरंत ले लेता हूं। संदीप जी, आपके पास आऊंगा। डरा कर वोट क्यों लिया जा रहा है अगर सरकार बन रही है 400 पार के साथ? तो हम लोग डरा कर लेना होता तो हम लोगों को समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं के नहीं है। यहाँ पे पानी ये कहा है, आपने ही इसमें लिखा है, बिजली के बजट छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन ली जाएगा और राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। हाँ जी। और वो ये कह रहे हैं कि हम घर की संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति 400 पार का जब इतना ही कॉन्फिडेंस है, संपत्ति का जायजा लेंगे, उसका जायजा का पैसा उनका लेकर वो मुसलमानों को देंगे, बाहर के आतंकवादियों को देंगे। अरे वो जो एक्सरे की बात करते हैं ना राहुल गांधी, वो एक्सरे से ही सारी बातें बनती है। लेकिन अब संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप मिश्रा जी, क्या दिखाई दे रहा है पूर्वांचल का माहौल इस बार? पूर्वांचल का माहौल 1 तारीख को
इसे खटाखट जो पैसा आएगा तो आएगा, लेकिन पूर्वांचल की जनता चपाचप देगी। और कहाँ देगी? गठबंधन पे देगी। और हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हंसी की बात आ रही है। अब देखिए, आप बोलिए तो हमने नहीं बोला है, कुछ गंभीरता भी आप रखिए। बड़े मंच पे है, बड़े चैनल पे है, जब सामने बोला नहीं जाता है। सुनिए भाई साहब हमारी बात। अभी इन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। माता जी लगातार वहां से कुछ कह रही हैं, उनके पास जाकर खड़ा हो जाऊं जरा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। गुंडा राज खत्म हो गया। इसी बनारस के गोदोलिया चौराहे पर पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लातों से घूसों से मारते हैं। इनका गुंडा राज खत्म हो गया, ये बताती है भाजपा के शासन में। पहला चीज। दूसरा चीज, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक शैक्षिक संस्था के अंदर एक छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी आईटी के छात्र, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक छात्रा के साथ रेप किया। रेप करने के बाद छात्रा महीनों घूमती रही, उसका एक मुकदमा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक उसको बचाने का काम करते हैं, उसका मुकदमा नहीं निकालता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग साधना जी, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। मुकदमा निकालता है। ये कई बार उठी बात और बड़ी गंभीरता के साथ उठाई गई बात है। एक जन जवाब दीजिए। आप ही सारा बोल देंगे आधे घंटे, तो बाकी क्या करेंगे? ये बताइए, उन्होंने इतना जो आरोप लगाया है और ये जो बार बार कह रहे हैं, अब उन्हीं के सर नेता जो अभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, जब इनके लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, अरे ये लड़के हैं, ये तो उनके साथ गलती होती है। इसमें क्या है? हमारे लड़कों ने तो गलती नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लड़कों ने गलती की। पूरा देश जाना, पूरी दुनिया जानी। तो आप ये कह रही है क्या कि इस एक मामले में कोई पार्टी अलग नहीं है? पार्टी के लड़कों ने गलती की, देश जाना, दुनिया जाना। लेकिन हम लोगों ने हमेशा उनका साथ नहीं, वो तो रिकॉर्ड में है ना। मिश्रा जी, वो तो रिकॉर्ड में है, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, एक सेकंड, अब जरा यहाँ जनता की बात भी लेने दीजिए जल्दी से। जनता क्या कह रही है? हाँ माता जी, हाँ माइक हम पकड़े, आप अपनी बात कहिए। हेलो, कह रहे हैं लोग कि मोदी सरकार करते हैं, क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि मुजरा करो, और हम कह रहे हैं उनको पन्ना पियाओ। वो कहे कि पगला गए हैं गर्मी में। अरे आयुष्मान का फायदा आपको मिला नहीं मिला? लेकर भी अच्छू गए, पैसा में ढकोल दिए डॉक्टर। वो क्या खड़ी हो जाइए थोड़ा आपका। हाँ बताइए। कार्ड बनवाए, बेशरम कार्ड कर दिए। अरे आपको कोई फायदा नहीं मिला सरकार में? जनता को गैस दिए, 1000-1200 का गैस कर दिए। मोदी आए हैं तब से जनता को पगला दिए। जनता तो पन्ना किसको पीना चाहिए ये आप बताइए। हाँ भाई साहब, कैसा है अभी? देखिए, आप बनारस में हिंदू मुसलमान तो हिंदुस्तान में बहुत हो गया। एक मिनट, आप जिस काशी में आए हैं, ये वरुणा से 80 घाट के बीच को वाराणसी कहते हैं, और आप यहाँ से सफर करिए और 80 घाट तक चले जाइए, आपको वरुणा कहीं साफ नहीं मिलेगी, सिर्फ घोटाला मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि गंगा इतने दिन से साफ नहीं हुई। अब हिंदू मुसलमान की अगर बात करते हैं तो पूरे इलेक्शन में एक बात बताएंगे, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम मत जानिए, बात करिए। नहीं, नाम आगे नाम नहीं जानिए, नाम करिए। बिल्कुल, मेरा दिनेश गौतम है। आपका क्या? मुनव्वर है। आप मुनव्वर भाई, एक बात बताइए, किस सरकार ने गंगा जी के लिए, वरुणा के लिए, 80 के लिए ऐसा काम किया जिसको आप नजीर बता सकते हैं कि ये काम? बता सकते हैं, मगर छुपा भी नहीं सकते हैं। नहीं, किस सरकार का काम ऐसा रहा जो नजीर है? सर, किस सरकार ने ऐसा किया कि प्रधानमंत्री या किसी के आने के ऊपर यहाँ पे उसको छुपा दिया जाए? दूसरी बात, सरकार ने पूरा पैसा खर्चा किया बात कर रहे हैं, वरुणा पार करने के लिए अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई है। माफिया वही था, उन्हें पैसा खा लिया। माफिया वही था कि जो माफिया था, और आज यहाँ माफिया को ज्वाइन करा करके अपने वोट को, बैंक को बढ़ाया जा रहा है। क्या धर्मेंद्र, तो इनका कहना है कि माफिया, ये जो प्रॉब्लम है, नामों से छुटकारा मिल सकता है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला, इनका कहना है। प्रॉब्लम छुटकारा कैसे मिलेगा? बीजेपी लोग खुद माफिया के पाल के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, बीजेपी वाले अतीक मुख्तार जैसे बड़े बड़े नामों को लोगों ने मिट्टी में मिलते हुए देखा, वो क्या है? और यहाँ पे जो बिरजा सिंह क्या है? बिरजा सिंह क्या है? और दूसरी बात, बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान के ऊपर चुनाव क्यों लड़ती है? विकास के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? मेरे भाई मिश्रा जी पीडीए चिल्ला रहे हैं। इन लोगों ने, जब तक इन लोग की सत्ता थी, इन लोगों ने पीडीए का कोई ग्रुप नहीं बनाया था। पिछड़ा आयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। इनसे पूछे किस पीडीए की ये बात कर रहे हैं? किस पीडीए की बात कर रहे हैं हम समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़े हैं, जो सुनिए, जो सरकार जो संसाधन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, पिछड़ा आयोग संविधान नहीं बना पाए जी। और आप कहे हैं ना कि दरोगा को मारा गया, आपके समय में थाने में घुसकर दरोगा को मारा जाता था। और एक हिंदू को, एक जिसको आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को,
एक हिंदू को मुख्तार अंसारी जो है गोली मार देता था और आपके सामने आपके सत्ता में उनको सांसद चुना जाता था, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते थे? आज क्यों चुप है? तो ये सेलेक्टिव बोलना, सेलेक्टिव चुप रहना कब तक मिश्रा जी? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम शेर अली खान है, जनपद लखीमपुर से हूँ। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से जब से सरकार आई है तो मोदी जी ने कोई भी, योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि माफिया उनके खत्म किए गए, इनके वाले तो हैं। सारे माफियाओं को एक लाइन में खड़ा किया गया है, मुस्लिम हो। वो कुछ नाम भी ले रहे थे, आपने सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं उन लोगों ने किया, उसका अंजाम उनको मिला है। और दुबे जी को अगर कानपुर में किया गया, वो भी तो एक माफिया थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली गलत तोहमत लगाया जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तो सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का जो सम्मान आज भारत में हुआ है और इससे पूर्व में कभी नहीं हुआ होगा। आज हम लोग सुरक्षित हैं और आज हम लोगों ने इस गर्व से जी रहे हैं कि भारतीय जनता पूर्वांचल की 13 में से कितनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी? हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा दावा है। हाँ जी। देखिए, मेरा राजीव गुरुजी से एक ये प्रश्न है। राजीव गुरुजी, शांत रहिए, धैर्य धारण कीजिए। अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, भगवान धैर्य धरने वालों के साथ है। दूसरे की बात भी सुनिए। राजीव गुरुजी, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात बताइए। एक पार्टी 50 साल सत्ता में रहती है और 2006 में वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है कि मुसलमान हर मामले में पीछे हैं। वही पार्टी जो 50 साल सत्ता में थी वही कहती है मुसलमान सबसे पीछे। तो वो पार्टी मुसलमानों के पीछे रहने के लिए दोषी है कि मोदी दोषी है? राजीव जी, देखिए, ऐसा है कि सिलेक्टेड बात करने से समस्या खड़ी हो जाती है। हाँ। पहले मैं संदीप जी की बात को बताना चाहता हूँ। इनको याद होगा, क्योंकि अभी नौजवान है, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। इनको याद होगा कि जब इनकी हुकूमत थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो संतों ने एक रैली निकाली थी। उन संतों को इतना पीटा गया कि दूसरे बार बड़ी भयंकर रैली निकली। याद है आपको संदीप जी? नहीं, भूल चुके होंगे। और इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद लाठी चार्ज करवाए। अरे सुनिए, हम बता रहे हैं, क्या बात? खुद नहीं, ये लोग खुद लाइन नहीं। और आपने उनको बुक भी कराया था, उनके नाम भी हैं आपके पास, है ना? आपने उनको बुक भी कराया था जिन लोगों ने ये किया। उस समय आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे। वही लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी। राजीव जी, बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा मोदी वाला जवाब है। मैं ऐसा है कि मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकता हूँ और इनसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। तो मैं पहले अरे चिल्लाने में आपसे ज्यादा तेज है। ठीक है सर, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मुद्दा नहीं है तो बात मत किया करिए। आपने कहा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा, वो ठीक है, आपने सही कहा। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसी पुलिस ने, समाजवादी पार्टी के पुलिस ने संतों पर लाठीचार्ज कराया। उन्हीं संतों ने ऐसा बददुआ दिया कि आपकी सरकार हुकूमत में नहीं आ रही है। और आप दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि सच्चर कमेटी की, तो सच्चर कमेटी में बताया कि मुसलमानों के हालात क्या है। और रामलला के मंदिर में नहीं गए। आगे चलता हूँ सर, आपने जवाब दिया काफी। रामलला के मंदिर पूजा अर्चन में नहीं गए। ऐसा है, राजनीति का इस्लामीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती आई है। राजनीति का इस्लामीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और सपा करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के मुख्तार, शहनवाज, मंसूर, दानिश अंसारी, एमजे अकबर तक बना करके नेतृत्व दिया गया। इस बात का सबूत है कि वो सेकुलर पार्टी है। मुसलमान भारत का दोषित था, श्रापित था। राम मंदिर बना करके लाखों लोग मारे गए, बना करके दिए। 350 मुसलमान जाकर के वहां दर्शन किए। शिखा जी, क्या कहना है इस पे आपका? ये तुष्टीकरण और राजनीति का इस्लामीकरण क्यों किया जाता रहा अभी तक? हम लोगों ने आज तक बात नहीं की। सबसे पहले मेरा नाम आप शायद भूल रहे हैं, शिखा नहीं, अरे मेरा नाम रोशनी जी, माफ कीजिए, रोशनी जी प्लीज रोशनी फैलाइए इस मुद्दे पर जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा करती है, कांग्रेस और सपा ने आज तक धर्म और जात पूछकर कभी भी किसी को कोई भी लाभ नहीं दिया है। लेकिन ये लोग कोई भी धर्म, आप जब ये बात कह रही हैं तो यहाँ से ऐसा जैसे कोई जोक सुनाया हो आपने, यहाँ से हंसी की आवाज आ रही है। सुनिए, ये लोग जोक करने में ये लोग माहिर हैं। लोग ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, लेकिन मोदी जी ने झूठ स्पीकिंग कोर्स किया है। जब देखो तो झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देश की जनता झूठ से परेशान हो चुकी है। सबका अनुरक्ति का आलम ये है कि सोना हुआ 72,000 पार, चांदी हुआ 94,000 पार, गेहूं बिक नहीं रहा 25 रुपए पार, लेकिन बेटा फेसबुक पे लिख रहा है 400 पार। नहीं तो ये बताइए, आपको मालूम है 2014 में कितना था?
उसके बाद 2019 में कितनी सीटें आई? हर बार बढ़ के जनता सीट दे रही है। आप कह रही हो झूठ बोल रही हैं। 300 के लगभग सीट आई थी भाजपा की, लेकिन इस बार 200 से ऊपर नहीं जाने वाले। आखिरी का 1 मिनट बचा है, बहुत जल्दी से संदीप जी, ये आखिरी के 30 सेकंड। ये जो आरोप लगा है बड़ा आरोप है। आप लोगों ने अपराधीकरण भी किया, तुष्टीकरण भी किया, और इसलिए अब इस बार 400 पार भी जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी भी समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कभी राजनीति तो धर्म पे कोई बात नहीं की, ना ही माफिया। महाराज जी क्या की समाजवादी पार्टी के अंदर माफियावाद खत्म एक बार शंखनाथ, माफिया जमीन ये सारा नेतृत्व बीमार है, ध्यान से सुनिए। और उधर भी बीमार आईसीयू में भर्ती है ये लोग। तो कौन फिर बाहर है? कान खोल के सुनिए। 76 वर्ष हो गए आजादी को लेकर के, और मंगल पांडे जी ने जिस विषय को लेकर फिरंगियों की छाती पर बंदूक तानी थी, वो सारे विषय आज भी प्रासंगिक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश के विकास की बात है, जनता गिड़गिड़ा रही है। कौन करेगा नेतृत्व? कौन देगा? देश का विकास करेंगे प्रहरी, पोषक, ज्ञान प्रकाशक, ये प्रोफेसर राजीव खड़े हैं। हृदय पे हाथ रख के कहिए, विद्वान प्रोफेसर राजीव। ये जनता, क्या ऐसे भी लोग हैं जो सबको खारिज कर दे रहे हैं? क्या ये नोटा वाले लोग हैं? इससे ज्यादा अभी चर्चा में नहीं बढ़ा सकता। आगे आपको दिखाता हूं ग्रीन लैंप में क्या कहा किसने एक दूसरे से। लेकिन वाराणसी में अभी हमारे शोज जारी रहेंगे, इलेक्शन यात्रा जारी है। आज का जो कसर रह गई है, आगे मैं उस गुंजाइश को पूरी करूंगा। फिलहाल आप देखिए ग्रीन लैंप में इनको आमने सामने